हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति भाग 2 का अध्ययन करेंगे। कल भी हमने इसी विषय पर चर्चा की थी और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आर्थिक स्थिति और आय के क्या साधन थे उस पर चर्चा किया था। आज हम उसी भाग को आगे बढ़ाएंगे। मौर्य काल में आय के साधन जो है हमने बताया था कि कृषि तो मुख्य रूप से था, पशुपालन था, व्यापार था जिसको कि संयुक्त रूप से वार्ता कहा जाता था, लेकिन उसके अलावे भी अन्य कुछ और साधन थे जो मौर्य काल में आय के रूप में मौर्य कोष को भरा करते थे, जिसमें सेतु कर, बुनकर, पशुकर, बनकर, पशुकर, सीमा शुल्क, धर्मस्थल कर इत्यादि था। मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आया था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में शिल्पियों को चौथा स्थान दिया है। कुछ शिल्पी जैसे कि कवच निर्माता एवं जलपोत निर्माता को उसने उसका कहना है कि सीधे अपनी सेवा में लेकर के राज्य जो है उसकी आय को कर मुक्त कर देता था, परंतु कुछ शिल्पी जैसे राजकीय कर्मशाला, कताई बुनाईशाला एवं राजकीय खानों में काम करने वालों की आय पर कर लगता था। तो दो तरह के शिल्पियों का हम देखते हैं, जो कि कवच निर्माण का काम, जलपोत निर्माण का काम ये युद्ध में काम दिया करता था, इस कारण से संभवतः उसको कर मुक्त कर दिया जाता था। समस्त निर्मित वस्तुओं को पन्याध्यक्ष की कड़ी निगरानी में बाजारों में बेचा जाता था और इन वस्तुओं को पन्य वस्तु भी कहा जाता था। पन्य वस्तु पर जो है उसके मूल्य का 5वां भाग चुंगी के रूप में तथा इस चुंगी का 5वां भाग व्यापार कर के रूप में लिया जाता था। देशज वस्तुओं पर 4% और आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वालों के लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर जो है, कर के रूप में बहुत सारे आय के जो है वो साधन उस समय विद्यमान थे। जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था सौराष्ट्र प्रांत का, पुष्यगुप्त, उसने उर्जैत पर्वत पर एक सेतु का निर्माण कराकर सुदर्शन झील बनवाया था जो सिंचाई के लिए काम आता था और सिंचाई पे भी कर लगाया जाता था, जिसमें सिंचाई कर 1/5 से 1/3 भाग होता था। तो हम देखते हैं कि ये सब जो है वो आय के साधन थे। इस समय सूती वस्त्र के लिए काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग, मालवा प्रसिद्ध थे। बंग मलमल के लिए, काशी एवं पुंड्र रेशम के लिए विख्यात था और रेशम का आयात जो है वो चीन से हुआ करता था। तो मौर्य काल में आर्थिक साधन के रूप में कृषि, इसके अलावा जो है सो पशुपालन, और पशुपालन के तहत जो दुधारू पशु होते थे उनका जो है सो पालन पोषण किया जाता था और उनसे आर्थिक आय जो है व्यक्तिगत रूप से प्रजाजनों को भी और सरकार जो राजा होता था, जो शासनकर्ता होता था, जिसको हम सरकार कह सकते हैं, उन्हें भी कुछ आय के रूप में कुछ कर उस पे लगाया जाता था दुधारू पशु पे और वो कर के रूप में प्राप्त होता था। तो ये सब जो स्रोत है कृषि के द्वारा, पशुपालन के द्वारा और व्यापार के द्वारा जिस पर कि विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, तो ये सब आय के साधन थे। और मौर्य काल के समय में हम देखते हैं कि मौर्ययुगीन आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। अर्थशास्त्र के प्रणेता जो कौटिल्य हैं, उन्होंने जो सप्तांग थ्योरी दी है उसमें कोष को भी उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उनका ऐसा मानना था कि जो राजा है
वो उसका कोष जो है, राजकोष जो है, वो अगर रिक्त रहेगा तो सारा जो संसाधन है, जो राज्य का जो अन्य क्रियाकलाप है, वो मंद पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा, और फिर वो सशक्त राज्य के रूप में जो है वो उभर नहीं पाएगा। तो चाणक्य जो है इस बात पे अत्यधिक जोर देता था कि कोष जो है वो हमेशा राजा का कोष भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उस कोष के माध्यम से ही सेना को वेतन जाती थी, या फिर जो अन्य कर्मचारी थे उनका वेतन भुगतान होता था। और हम मौर्य काल में एक चीज़ देखते हैं कि कर मुक्त भूमि देने के प्रावधान से कहीं अधिक वेतन के रूप में पन का निर्धारण होता था। इससे पूर्व में हमने पढ़ा है कि किस तरह से अधिकारियों का वेतन 48,000 पन वार्षिक, या फिर 24,000 पन, 12,000 पन, जिनका जिस तरह का पोस्ट रहा करता था उस तरह से उन्हें प्राप्त होता था। तो आय के साधन के रूप में जो थे और जिसके द्वारा राजकोष जो है वो भरा पूरा रहता था, उस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था। और ख़ास करके चाणक्य जो महामंत्री थे मौर्य युग के, चंद्रगुप्त मौर्य के वो महामंत्री रहे थे, बिंदुसार के रहे थे, और कुछ समय तक अशोक के समय में भी वो रहे थे। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को संबल बनाने पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। उसको वो एक महत्वपूर्ण तथ्य मानते थे कि इसके बिना राज्य का संबल, आर्थिक रूप से यदि संबल नहीं रहेगा तो राज्य जो है वो टिकाऊ नहीं हो सकता है, बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है, राजा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, और आय के साधनों पे काफ़ी अधिक ध्यान दिया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।